स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी सी एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो ये है कि जैसा कि जस्ट अभी अभी आप लोग हाई स्कूल पास करके आए हो, जस्ट अभी अभी आप लोग इंटर में आए हो, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाई स्कूल लेवल की जो केमिस्ट्री होती है और इंटर लेवल की जो केमिस्ट्री होती है, दोनों में काफी फर्क होता है। इंटर लेवल में क्या होता है, केमिस्ट्री आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बन जाता है, कंप्लीट 100 मार्क्स का, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को केमिस्ट्री जो होता है वो आपको थोड़ा सा डीप लेवल में सीखना पड़ता है ना। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री जो है वो डीप लेवल पर सिखाई जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर केमिस्ट्री का आप लोगों को डीप लेवल पे सीखना है, तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि हमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टूल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। वो केमिस्ट्री के जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। इसीलिए किया क्या गया है, इसीलिए क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है वो रखा गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिखा दिया जाता है, जिससे कि आप लोग प्रिपेयर हो जाते हो सेकेंड चैप्टर से केमिस्ट्री को डीप लेवल पर सीखने के लिए। ओके, तो ये एक छोटी सी बात थी इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब हम लोग हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। हालांकि आप लोग पहले से भी जानते हो कि केमिस्ट्री क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अगर हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री जो होता है आपका साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके की अंडर में हम लोग मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंडर में हम लोग मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। चूंकि आप लोगों को पहले से पता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। अब वो स्मॉलर पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है ना। वो स्मॉलर पार्टिकल्स जिससे कि आपका मैटर बना है वो आपका एटम भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। यानी कि जो आपका मैटर है चूंकि वो एटम से या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, इस वजह से हम लोग केमिस्ट्री को एटम और मॉलिक्यूल का साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की एक बेसिक सी डेफिनेशन है। चलिए आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को हेडिंग से ही लग रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हम ये तो जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री ऐसी साइंस है जहां पर हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका हमारे बेसिक लाइफ में, हमारे जनरल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे कि होता क्या है, अगर हम लोग हमारी लाइफ को देखें, हमारी जनरल लाइफ को देखें, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। लाइक आप देखिए, आपका टूथपेस्ट हो गया, आपका टूथब्रश हो गया, डिटर्जेंट हो गया, शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, सोप हो गया, मेडिसिन हो गई, बहुत सारे पॉलीमर्स से बनी डिफरेंट टाइप्स की चीजें लाइक दिस। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग हमारे घरों पर यूज करते हैं। अगर हम इन्हें देखें तो ये सब चीजें किन चीजों से मिलकर के बनी है, ये सारी चीजें केमिकल्स की बनी है ना। डिटर्जेंट कैसे बना है, केमिकल का बना है। सोप कैसे बना है, केमिकल से बना है। शैम्पू कैसे बना है, केमिकल से बना है ना। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग हमारी जनरल लाइफ में सुबह से लेकर रात तक जितनी भी सारी चीजें यूज करते हैं वो सारी चीजें केमिकल की बनी होती हैं।
अब वो सारी चीजें केमिकल से बनी है, तो बनी कैसे है, हम लोग उसको बना कैसे पाए हैं, जो ह्यूमंस है उन सब चीजों को वो बना कैसे पाए हैं, क्यों बना पाए हैं, क्योंकि उन्हें केमिकल रिएक्शंस की नॉलेज हो गई है ना। ये सब जो इंडस्ट्रीज लगाई गई है और बड़े बड़े केमिकल लैब्स लगाए गए हैं और ये जो सारी चीजें बनाई जा रही है और हम लोग हमारे बेसिक लाइफ में यूज कर पा रहे हैं, तो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन का नॉलेज है। और हमें केमिकल रिएक्शन का नॉलेज कैसे है, क्योंकि हमने केमिस्ट्री पढ़ी है ना। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, जिनको केमिकल रिएक्शन का नॉलेज है, उन्होंने ही अपने इन केमिकल रिएक्शन के नॉलेज का यूज करके केमिकल्स की प्रॉपर्टीज का जो भी उन्हें नॉलेज है उसका यूज करके ही ये सारे प्रोडक्ट्स वो लोग बना पाए हैं, जिसको हम लोग अपनी बेसिक लाइफ में यूज करते हैं और जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी लाइफ को इजी बना ली है ना। तो अगर हम लोग ये सारी चीजें केमिस्ट्री पढ़ने की वजह से बना पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं हमारी लाइफ में, तो हुई ना केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, है ना। तो केमिस्ट्री की पहली इंपॉर्टेंस यही है कि हम लोग केमिस्ट्री के प्रिंसिपल की वजह से, केमिस्ट्री में पढ़ने वाले रिएक्शंस की वजह से हम लोगों ने बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर ली है और सिंथेसिस कर ली है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने आपको बता ही दी है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे कि एक चीज मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताना चाहूंगी। अगर आप लोग जानते होंगे कैंसर के बारे में, कैंसर देखा जाए तो एक ऐसी बीमारी है जिसका देखिए इलाज करना भी काफी इम्पॉसिबल है। हालांकि अभी काफी हद तक पॉसिबल हो चुका है, लेकिन इसके कैंसर जैसी जटिल बीमारी की भी दवा अगर बन पाई है तो किसकी वजह से बन पाई है, केमिस्ट्री की नॉलेज की वजह से बन पाई है ना। कैंसर की थेरेपी में ये सारी जो मेडिसिन यूज होती है, आपकी सिस्प्लैटिन है, टैक्सोल है, ये सब अगर बन पाई है तो किसकी वजह से बन पाई है, केमिस्ट्री के नॉलेज की वजह से बन पाई है ना। तो हुई ना केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आप लोग रीसेंट टाइम्स पर देखें तो आजकल जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि हम लोग वाईफाई लगवाते हैं, ब्रॉडबैंड लगवाते हैं, तो वहां पे ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें जो ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं, ये सब भी केमिस्ट्री की वजह से ही है। केमिस्ट्री में ही सुपर कंडक्टिविटी वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, तो केमिस्ट्री के ही नॉलेज की वजह से ये सब सारी चीजें भी बन पाई हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो कुछ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग एंड सिंथेसिस की बात हो गई। केमिस्ट्री का पहला इंपॉर्टेंस ये हो गया। अब आ जाते हैं बाकी के इंपॉर्टेंस में। तो बाकी का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं। लाइक आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल का नाम सुना होगा। क्रेब्स साइकिल आप लोग जानते भी होंगे, 10th में पढ़े होंगे। जैसे कि क्रेब्स साइकिल हो गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो गया। अगर इन सब चीजों को देखें तो ये सब जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, ये आपको कैसे पढ़ाए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन की मदद से पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो वहां पर भी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना, वहां पे भी केमिस्ट्री का यूज हो रहा है ना, तो हुई ना केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैं आपको बता दूं एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करें तो एंजाइम्स कहाँ पर यूजफुल होता है, एंजाइम्स यूजफुल होता है फूड के डाइजेशन के लिए, है ना। और जब फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम, तो जब एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में पढ़ाया जाता है ना कि एंजाइम कैसे वर्क करता है, कैसे ये प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फाइबर्स को, फैटी एसिड्स को, इन सब चीजों को कैसे डाइजेस्ट करता है, तो उन सारी चीजों को भी समझाया जाता है केमिकल रिएक्शन की मदद से। और केमिकल रिएक्शन की मदद से वो सारी चीजें समझाई जा रही है, तो किस वजह से, क्योंकि हमें केमिस्ट्री की नॉलेज है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर। तो पहले बात करते हैं मैटर के डेफिनेशन की। तो अगर हमें मैटर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम यही बोलेंगे ना कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। यानी कि कोई भी चीज जिसका कि कुछ मास होता है और साथ ही साथ वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे कि हमारी बुक्स हो गई, हमारी पेन्स हो गई, हमारी पेंसिल्स हो गई,
ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, डस्टर हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये सब मैटर है, सारी चीजें मैटर है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही है और इनका कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, तो मैटर बहुत ही सिंपल सी चीज है जो कि आप लोग पहले से जानते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन में। अगर हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो मैटर को क्लासिफाई करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम मैटर को क्लासिफाई करें उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मैटर के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट का मतलब कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है ना। तो पहला जो मैटर को क्लासिफाई करने का तरीका है वो है मैटर को उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करना। तो जब भी हम लोग किसी मैटर को उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और दूसरा तरीका होता है मैटर को क्लासिफाई करने का, वो होता है मैटर को उसके कंपोजिशन के बेसिस पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बल्क लेवल पर, एक बड़े लेवल पर मैटर को क्लासिफाई करना। ठीक है, दूसरी बात फिर से सुनिए। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग मैटर को क्लासिफाई करें उसके कंपोजिशन के बेसिस पर। ठीक है, जब भी हम लोग मैटर को उसके कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है वो मैटर के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, इसे आप लोग ये भी बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो जब हम लोग मैटर को उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो ये आपका हो जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड की, कि सॉलिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे और सॉलिड की प्रॉपर्टीज को कैसे बताएंगे, है ना। तो अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसको इस तरह से बता सकते हैं या इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब कि कोई भी सॉलिड जिन पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, कुछ भी हो, है ना। तो अगर हम लोग सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो किसी भी सॉलिड में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। बहुत ही छोटे क्लासेस से सॉलिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना के दिखाया जाता है ना। ये आपको बताया जाता है कि सॉलिड के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे सटे हुए होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉलिड जो होता है ना, इसका वॉल्यूम आपका डेफिनेट होता है और इसका शेप भी डेफिनेट होता है। क्यों होता है, क्यों डेफिनेट होता है, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्यों डेफिनेट होता है? क्योंकि सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना वो एकदम से क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लिक्विड्स में। तो लिक्विड्स को हम लोग कैसे बताएंगे? लिक्विड्स को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लिक्विड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और चूंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं तो इनके बीच जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है ना वो सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। चूंकि आपके लिक्विड्स के केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूल, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड्स में दूर दूर होते हैं और इनके बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम लग रहा होता है। इसी वजह से आपका जो लिक्विड होता है ना इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है। मतलब अगर आप 1 लीटर वाटर लो तो आप चाहे उसे बॉटल में फिल करके रखो चाहे किसी टैंक में फिल करके रखो, वो 1 लीटर ही रहेगा, है ना, वो 1 लीटर ही रहेगा। क्योंकि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच ठीक ठाक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इस वजह से उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। मॉलिक्यूल्स उसके दूर दूर नहीं भागेंगे, एकदम से उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। बस शेप में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। शेप में कैसे चेंजिंग आएगी कि जब आप बॉटल में रख दोगे तो जो आपका लिक्विड है वो बॉटल का शेप ले लेगा, जब आप किसी टैंक में डाल दोगे तो वो टैंक का शेप ले लेगा।
ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप लोगों को पहले से भी पता है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं गैसेस। तो गैसेस को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, गैसेस के बारे में हम इस तरह से बता सकते हैं कि किसी भी मैटर के अगर हम लोग गैसेस फिजिकल स्टेट की बात करें तो उस केस में क्या होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, और काफी दूर दूर होते हैं तो इस वजह से उनके बीच जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है वो भी काफी ज्यादा वीक होता है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से ही जो आपके गैसेस होते हैं ना ही इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही इनका शेप डेफिनेट होता है। यानी कि अगर आप लोग क्या करें, गैस को किसी सिलेंडर में फिल कर दें और सिलेंडर को बंद कर दें, तब तो वो क्या होगा, उस सिलेंडर के अंदर ही फिल रहेगा। सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम है, मान लीजिए कि आपका सिलेंडर 15 लीटर का है, तो उस 15 लीटर के ही स्पेस पे वो रहेगा, है ना, उसके मॉलिक्यूल्स किसी तरह से वहां पे रहेंगे। लेकिन अगर आप सिलेंडर को क्या करिए, ओपन कर दीजिए, है ना, उसको ओपन कर दीजिए और आप गैस को फ्री छोड़ दीजिए एनवायरमेंट में जाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना, फैल जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जहां अभी उसका वॉल्यूम सिर्फ 15 लीटर था क्योंकि वो सिलेंडर के अंदर फिल था, तो जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो वो एनवायरमेंट में फैल जाएगा, वो काफी ज्यादा वॉल्यूम ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच बीच में, मॉलिक्यूल्स से मेरा सेंस था उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, तो जो गैस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच बीच में बहुत ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसी वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वीक होने की वजह से मॉलिक्यूल्स इजीली एक दूसरे से दूर दूर भाग जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, एनवायरमेंट में वो इजीली फैल जाता है। और इसी वजह से आप ये कह सकते हो कि गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उसका क्या फिक्स होता है, ना ही उसका शेप फिक्स होता है। ठीक है, दोनों ही चीजें फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीजें थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ये आपका मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन था जो कि आप लोगों को पहले से भी पता है। हाँ, इसके बारे में मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि जो मैटर के ये जो 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस, ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें तो हम लोग इन तीनों फिजिकल स्टेट्स को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं मैं बताती हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पे, देखिए जैसे सॉलिड है ना, अगर हम लोग क्या करें, सॉलिड को हीट कर दें, सॉलिड को अगर हम लोग हीट कर दें तो इससे होगा क्या कि जो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो कि क्लोजली पैक्ड है ना, जो कि क्लोजली पैक्ड है, अगर हम लोग उनको हीट कर दें तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है ना वो वीक हो जाएगा और पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। और पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग चाहें तो लिक्विड्स को गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें लिक्विड्स को हीट करना होगा। अगर हम लिक्विड्स को हीट कर दें तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं ना तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच बीच में जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो और ज्यादा वीक हो जाता है और पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। और जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो उनका फिजिकल स्टेट कैसा हो जाएगा, गैस हो जाएगा, है ना। गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, सिंपल सी चीज है। अब देखिए, अब हम लोग चाहे तो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो गैसेस को लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली बस हमें क्या करना है, गैस को कूल कर देना है। अगर हम लोग गैस को कूल कर देना तो होगा क्या कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, और वो पास पास आ जाएंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम लिक्विड्स को कूल कर दें तो लिक्विड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना वो और ज्यादा पास पास आ जाएंगे, और ज्यादा पास पास आ जाएंगे, एकदम से क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को टेम्परेचर में चेंजिंग करके इजिली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो अगर हम लोग मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को पहले तो डिवाइड किया गया है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर।
फिर उसके बाद आपका प्योर सब्सटेंस जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका एलिमेंट्स है और सेकंड आपका क्या है, कंपाउंड्स है। और मिक्सचर भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं, मतलब बेसिकली मिक्सचर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड दूसरा होता है आपका क्या है, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक करके इन सभी के बारे में बताती हूँ। पहले हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की, प्योर सब्सटेंसेस हम लोग किस टाइप के सब्सटेंसेस को कहते हैं। तो पहले इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या हो, जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स से या फिर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हो, उस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अब बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, होता क्या है, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस की बात करें या फिर ये कह लीजिए किसी भी मैटर की बात करें, तो हमें पता है कि वो बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है ना। और उस स्मॉलर पार्टिकल्स को हम लोग उस मैटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, है ना, ये भी हमें पता है। साथ में हमें ये भी पता है कि कुछ सब्सटेंसेस या फिर आप कह लीजिए कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनका की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है, जिनका की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग गोल्ड की बात करें ना, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो ये सब ऐसे होते हैं ना कि इनके अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें, चलिए गोल्ड को ही ले लेते हैं। अगर हम लोग गोल्ड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें ना, तो गोल्ड में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एयू मतलब बहुत सारे गोल्ड के ही एटम्स इसको मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, तो अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर क्या होता है, ये बहुत सारे एजी मतलब सिल्वर के बहुत सारे एटम्स ही इसको मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिक सिंपली मैं बताना क्या चाह रही थी, मैं ये बताना चाह रही थी कि सब्सटेंसेस कुछ 2 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। जैसे कि आपके गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए। जैसे आपका गोल्ड हो गया, बहुत सारे एयू से मिलकर के बना है। जैसे सिल्वर है, बहुत सारे एजी बहुत सारे एजी एटम्स से मिलकर के बना है। वो अलग बात है कि इसमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, तो वो आगे जब हम लोग डीप लेवल की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगी। फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही समझिए कि ये बहुत सारे एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं ना जिनका की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि हम वाटर की बात करें, अगर हम वाटर की बात करें ना तो उनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। कौन सा मॉलिक्यूल होता है, H2O मॉलिक्यूल होता है। अगर हम वाटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो वाटर बहुत सारे H2O बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, तो उसमें वो बहुत सारे एटम्स से मिलकर के बना होता है। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनका की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, तो वो बहुत सारे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने होते हैं, है ना। तो अब इसके आगे की बात समझिए, वापस से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्योर सब्सटेंसेस में आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि प्योर सब्सटेंसेस हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कि क्या हो, या तो एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर के बना हो, या तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना हो। उस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि हमारा सिल्वर हो गया, बहुत एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना है, केवल एजी से। गोल्ड की बात करें तो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना है, सिर्फ एयू सिर्फ गोल्ड के एटम से मिलकर के बना है। जैसे कि हमारा वाटर है, वाटर की अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, H2O। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंसेस। और भी एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे आपका ग्लूकोज ही ले लीजिए। अगर हम लोग ग्लूकोज के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें ना, तो ग्लूकोज का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6। अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें ना तो ग्लूकोज बहुत सारे C6H12O6 इसी वाले ढेर सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स हो तो वो एक ही तरह के एटम्स से मिलकर के बना हो, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो तो वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना हो।
तो इस तरह के हम लोग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर नेम से ही क्लियर है, प्योर जिसमें वन टाइप की चीजें हो। अगर मॉलिक्यूल उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो सारा मॉलिक्यूल एक जैसा हो, और अगर उसका एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो सारे एटम्स एक जैसे हो, कुछ भी अलग एटम ना हो। जैसे आपको गोल्ड में कभी हाइड्रोजन अलग से नहीं देखने को मिल जाएगा, सिर्फ एयू ही रहेगा, सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को प्योर सब्सटेंसेस समझ में आ चुका होगा, है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस को अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें तो पहला है आपका एलिमेंट्स, और दूसरा है आपका कंपाउंड्स। तो अब एटम्स और कंपाउंड्स में इसे फर्दर हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, प्योर सब्सटेंसेस को हमें क्लासिफाई करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि प्योर सब्सटेंसेस में ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कि चाहे उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। चाहे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसका एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स पाए जाते हो, उस तरह के हम लोग प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि बात को समझिएगा, ये जो है यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल दे रखे हैं। हमें इसे फर्दर क्लासिफाई करना है ना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, तो हम लोग यहीं से क्लासिफाई करेंगे। कुछ को हम लोग एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, कुछ को कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, किसे मैं एलिमेंट्स की कैटेगरी में रख रही हूँ, किसे कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख रही हूँ और क्यों, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि क्या हो, चाहे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस वो उस सब्सटेंस में क्या हो, सिर्फ वन टाइप का एटम हो, सिर्फ वन टाइप का एटम हो, तो उसे आप एलिमेंट कह दीजिए। और जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आपको देखने को मिले, उस तरह के प्योर सब्सटेंस को आप कंपाउंड बोलिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे आपका गोल्ड है, ये है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या होते हैं, वन टाइप के ही एटम्स होते हैं। वहीं अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो ये सब भी आपके क्या है, ये सब आपके एलिमेंट है, ठीक है। ये सब आपके एलिमेंट है, ये सभी क्या है, आपके एलिमेंट है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब भी आपके एलिमेंट है। क्यों, भले ही इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, भले ही ऑक्सीजन में बहुत सारे O2 रहते हैं, लेकिन ये बना किससे, ये O2 बना किससे, एक ही टाइप के एटम से तो बना है ना, दो O के मिलने से ही तो बना है ना। आपका क्लोरीन दो Cl के ही तो जुड़ने से बना है ना। तो ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिसमें कि क्या हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस वो एक ही तरह के एटम जिसमें प्रेजेंट हो, चाहे वो एटम के फॉर्म में प्रेजेंट हो चाहे मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट हो, उस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इस वजह से एलिमेंट्स का एग्जाम्पल इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब एलिमेंट्स के एग्जाम्पल होंगे। और कंपाउंड्स का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, कंपाउंड्स एक्चुअल में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं। कंपाउंड्स हम किसको बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर के बने हो। जैसे H2O है, देखिए H2O भी मॉलिक्यूल है, O2 भी मॉलिक्यूल है ना। हम O2 को एलिमेंट बोलते हैं, H2O को कंपाउंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि O2 जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ वन टाइप के एटम से मिलकर के बना है, सिर्फ OO, दो ऑक्सीजन के जुड़ने से बने। लेकिन H2O क्या है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स से, दो डिफरेंट एटम्स के जुड़ने से बना है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। तो कंपाउंड हम किसे बोलेंगे, कंपाउंड हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे जिसमें कि क्या हो, जो दो या दो से अधिक, ठीक है, 2 or मोर टाइप्स के एटम्स के फिक्स रेशियो में जुड़ने से बना हो, उसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये किससे बना है, कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के जुड़ने से बना है। जैसे H2O हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जुड़ने से बना है। ग्लूकोज हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के जुड़ने से बना है। तो ये सब क्या हो गए, कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होता है अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस भी मेंशन कर दिया है, आप लोग भी मेंशन कर लीजिए, एलिमेंट्स भी मेंशन कर लिया, आप लोग भी करिए, कंपाउंड्स भी कर लीजिए, ठीक है।
हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई ना पड़ रहा हो कि क्या लिखा है, शाइन कर रहा हो, तो मैं बता देती हूँ। कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, है ना। एलिमेंट्स क्या होता है, कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, सिर्फ एक तरह के एटम्स जिसमें होते हैं। और कंपाउंड्स में मैंने आपको क्या बताया, कंपाउंड्स क्या कंटेन करता है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एक चीज और समझिएगा कंपाउंड्स के बारे में, कि कंपाउंड्स में क्या होता है कि ये सब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के एटम्स के जुड़ने से ही बनते हैं कंपाउंड्स। लेकिन इसमें एक चीज समझिएगा कि हमें ये जो एटम्स होते हैं ना, ये एक फिक्स रेशियो में ही जुड़ते हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखे तो 1:2 है, 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखे तो 2:1 है, एक फिक्स रेशियो। 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन ही जब जुड़ेगा तभी H2O बनेगा, तभी वाटर बनेगा, है ना। और इसी तरह से ये क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 1:2:1 का रेशियो है ना। कार्बन के जस्ट 2 गुना हाइड्रोजन है ना। और कार्बन और ऑक्सीजन का क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर्स सेम है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली मिक्सचर में। तो मिक्सचर के बारे में मैं आपको बता दूं, मिक्सचर तो खैर नेम से ही क्लियर हो रहा है कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर का मतलब होता है कि जब भी आप क्या करिए, 2 और मोर सब्सटेंसेस को आप लोग किसी भी रेशियो में मिक्स कर दीजिए, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कंपाउंड बना रहे हैं, है तो मॉलिक्यूल ही, लेकिन एटम्स को आप एक फिक्स रेशियो में ले रहे हैं। लेकिन वहां मिक्सचर के केस में क्या है, कुछ नहीं, कोई रेशियो की कोई बात ही नहीं होती। 2 और मोर सब्सटेंसेस को किसी भी रेशियो में मिक्स कर दीजिए, मिक्सचर बन गया। लाइक आपने वाटर लिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आपका मन किया तो आपने 1 टीस्पून शुगर मिला दिया तो भी वो मिक्सचर कहलाएगा। और आपका मन किया तो आपने 2 टीस्पून उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया या शुगर ही मिक्स कर दिया तो भी वो मिक्सचर ही कहलाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का मतलब होता है कि 2 और मोर सब्सटेंसेस को आप किसी भी रेशियो में मिक्स करके जो भी प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं वही आपका क्या है, मिक्सचर। अब मिक्सचर को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसमें, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में, है ना। तो अब मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ कि किस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलेंगे और किस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स की। देखिए, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं जिसमें कि क्या होता है, जिस भी सब्सटेंसेस को आपने मिला करके मिक्सचर को बनाया है उसे आप फिजिकल मेथड के थ्रू अलग ना कर सको। जिस भी सब्सटेंसेस को आपने मिला करके मिक्सचर को बनाया है उन सब्सटेंसेस को आप फिजिकल मेथड के थ्रू अलग ना कर सको, तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपका शुगर सॉल्यूशन ही हो गया, शुगर सिरप हो गया। जैसे अगर हम लोग क्या करें, वाटर ले ले, 1 ग्लास ऑफ वाटर ले ले एंड उसमें 1 टीस्पून अगर हम लोग शुगर मिक्स करें तो मिक्स करने के बाद जो हमें मिलेगा, जिसे हम लोग क्या जनरली शरबत बोलते हैं, तो अगर वो हमें मिलेगा शरबत यानी कि शुगर सिरप जो हमें मिलेगा, तो क्या उसे हम किसी फिजिकल मेथड के द्वारा हाथ से पिक करके क्या उसमें से हम लोग शुगर को और वाटर को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम लोग किसी छन्नी का प्रयोग करके हम लोग वहां से शुगर को और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो इस तरह के मिक्सचर्स होते हैं ना, जिसमें दोनों ही सब्सटेंसेस पूरी तरह से एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जिन्हें आप फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना, वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होता है, मतलब कंप्लीटली पूरा एक जैसा ही दिखता है। जैसे अगर हम लोग इसी का एग्जांपल ले लें, आपके वाटर एंड शुगर के ही मिक्सचर की अगर हम लोग बात कर लें, जब हम लोग वाटर में शुगर को मिक्स कर देते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें शुगर मिक्स है ना, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग अलग तो दिखाई नहीं पड़ते। थ्रू आउट द मिक्सचर पूरा यूनिफॉर्म एक जैसा दिखाई पड़ता है, पता ही नहीं चलता कि ये 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर के बना है ना।
तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल हो गए सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि जो भी आप लोगों ने 2 और मोर सब्सटेंसेस को डायरेक्ट मिक्स करके मिक्सचर को बनाया है उसे आप फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्या करें, सैंड ले लें, थोड़ी सी सैंड ले लें और उसमें सॉल्ट मिक्स करते हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl जो हमारे घरों में होता है उसको ले लें और सैंड को मिक्स कर दें। दोनों को ऐसे हमने मिला दिया, किसको, बालू और नमक को ऐसे मिला दिया हमने, सैंड एंड सॉल्ट को मिला दिया। तो आप लोग चाहो तो वो इजीली आपको दिख रहा होता है ना, अलग अलग दिख रहा होता है। हालांकि ये बहुत मेहनत का काम होगा कि हम नमक में से बालू को हटाएं, लेकिन ये पॉसिबल है। फिजिकल मेथड के थ्रू हम लोग नमक में से बालू के पार्टिकल्स को अपने हाथों से पिक करके भी हटा सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो उसे चाल भी सकते हैं, है ना। तो ये कैसा मिक्सचर है, ये जो सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर, ये कैसा मिक्सचर है, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसे आप लोग फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, है ना, इसे आप फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि ये थ्रू आउट द मिक्सचर ये आपको यूनिफॉर्म नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब जैसे ये जिस भी सब्सटेंसेस से मिलकर के बने वो दोनों आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। लाइक अगर आपने जैसे कि सैंड एंड सॉल्ट को मिक्स करके ही अगर आपने हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनाया है, तो अगर आप लोग देखें तो वहां पे क्या हो रहा है, आपको सॉल्ट आपको ऐसे नेकेड आई से ही दिख रहा है कि इसमें सॉल्ट भी है एंड इसमें सैंड भी है, दोनों ही चीजें है ना। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा मिक्सचर से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट बता देती हूँ, नोट पॉइंट बता देती हूँ कि अगर हम लोग क्या करें कंपाउंड्स के बारे में, अगर हम लोग कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, मतलब जैसे कंपाउंड होता है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, ये एटम्स के फिक्स रेशियो में जुड़ने से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें ही हम लोग कंपाउंड्स बोलते हैं, है ना। तो इसके बारे में मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी जो ये कंपाउंड्स होते हैं ना, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी इनके कंस्टिट्यूएंट एटम्स से मैच नहीं करती। जैसे वाटर है तो अब जरूरी नहीं है कि वाटर की जो प्रॉपर्टी हो वही हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी हो, वही ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी हो, है ना। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इनके कंपाउंड की जो खुद की प्रॉपर्टीज होती है, इनके एटम्स के प्रॉपर्टी से अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो जैसे वाटर ही है, वाटर को क्या होता है, अगर हम वाटर को कहीं पर आग लगी हो, फायर हो, तो वाटर वहां पे डालते हैं तो वो उसपे क्या होता है, आग बुझाने का गुण होता है, H2O में आग बुझाने का गुण होता है। लेकिन वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है एक ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी फायर को बढ़ावा देती है। कहीं पर आग लग रही हो तो कहते हैं ना कि हवा चलती है तो आग थोड़ी सी बढ़ती है, वहां पे आग और बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन भी क्या करता है, आग बढ़ाने का ही काम करता है। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि किसी भी कंपाउंड की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो जरूरी नहीं होता कि उसके एटम्स से मैच करे। ये भी हो सकता है कि उसके एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग हो और जिस भी एटम्स से मिलकर के वो मॉलिक्यूल बना है, वो कंपाउंड बना है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो और कंपाउंड की खुद की प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऐसे नोट बना के आप लोग कहीं पर मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।